नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आवाज समाचार का ये 4:57 PM एडिशन, जहां पर आपके लिए होती है दिन भर की अहम और ताजा और वो खबरें जो आपके फायदे की होती हैं, आपके काम की। तो दिन भर की खबरों का पूरा अपडेट चाय की चुस्कियों के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं बड़े ऐलान। बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आ सकती है बड़ी सौगात। आवाज की रिपोर्टर एक्सक्लूसिव। श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान की जबरदस्त शुरुआत। डल झील में तिरंगा शिकारा रैली को एलजी ने दिखाई हरी झंडी। सीआरपीएफ ने श्रीनगर में निकाली हर घर तिरंगा रैली। बिहार में नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव। आज शाम सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दायरे में रहा है कारोबार। मेटल, पीएसयू एनर्जी शेयरों में आज दिखी अच्छी तेजी। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी शेयरों ने बनाया दबाव। सेंसेक्स निफ्टी 1.4% चढ़कर हुए बंद। जमा करो खरीदारी का बिल। जीएसटी वाले बिल के नंबर पर आपको मिलेगा इनाम। सरकार ला रही है लकी ड्रॉ स्कीम। दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकती है योजना। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहा डिजाइनर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। मौजूदा कंपनियां भी ले सकती हैं हिस्सा। कंपनियों को मिलेगा 1% अतिरिक्त लाभ। टेलीकॉम कंपनियों को चाहिए टावर लगाने में नियमों में ढील। मौजूदा फ्रेमवर्क में दूर दराज तक 5G सेवा पहुंचाना मुश्किल। अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से हो नियम। आज का टेलीकॉम अपडेट। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच जो सबसे अहम खबर है वो है कि इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी क्या अहम ऐलान करने वाले हैं। जी हां, पूरी देश और दुनिया की नजरें इस पर है। अब सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 15 अगस्त को पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान जरूर करेंगे। हमारे पास कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें हैं। हमारे 3 रिपोर्टर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके पास फर्टिलाइजर सेक्टर, डिजिटल बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी कुछ ऐसी बड़ी खबरें हैं जो ऐलानों का हिस्सा बन सकती है। तो हमारे साथ अब आ गए हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा, आलोक प्रियदर्शी और दीपाली नंदा। आप तीनों का बहुत स्वागत है। एज आई नो कि आप तीनों के पास एक कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को अपने भाषण में उन ऐलानों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले चलेंगे आलोक के पास। आलोक, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कुछ उम्मीदें की जा रही हैं, क्या कहें, कौन से बड़े ऐलान 15 अगस्त को इससे जुड़े हुए हो सकते हैं? देखिए, फर्टिलाइजर को लेकर प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं कि अगले दो साल के अंदर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा फर्टिलाइजर। अभी भी जो काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है फर्टिलाइजर, उससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2025 के बाद इंपोर्ट करने से हमें आजादी मिल जाएगी फर्टिलाइजर की। कुछ ऐसा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकता है, क्योंकि देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। 5 लाख मीट्रिक टन को बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन किया जाना है। कालाबाजारी रोकने पर काफी सरकार का जोर है और फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड को और स्ट्रेंथन किया गया है। इसके साथ साथ जो जैविक खेती है उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार काफी जोर लगा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये हो रही है कि जो फर्टिलाइजर इस वक्त इंपोर्ट हो रहा है, इस साल जो आकलन है 30 लाख मीट्रिक टन का इंपोर्ट करने का आकलन है, उसमें से करीब 16 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट हो चुका है। तो कोशिश यही कि अगले 2-3 सालों में जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है इसमें इतना आत्मनिर्भर बन जाए कि हमें विदेश से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ इस तरह का रोड मैप प्रधानमंत्री फर्टिलाइजर को लेकर लाल किले के प्राचीर से पेश कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये हो गई फर्टिलाइजर सेक्टर की बात, लेकिन एक अहम ऐलान आ सकता है डिजिटल बैंकिंग को लेकर, जहां पर सरकार का फोकस भी है और उसके लिए कई बड़े प्लान भी है। तो असीम हमारे साथ है। असीम, क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं डिजिटल बैंकिंग से लेकर? जी सही कहा आपने, एक बड़ा ऐलान आपको देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद डिजिटल सेवी हैं और वो चाहते हैं कि जनता जो है वो भी डिजिटल सेवी बने और डिजिटल क्रांति को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो खास तौर पे कि सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों का करने की तैयारी कर रही है, उसमें एक बड़ा स्टेप होगा कि डिजिटल बैंकिंग लोगों तक पहुंचाई जाए। जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि 75 जिलों के अंदर 75 डिजिटल बैंक जो है वो खोले जाएंगे। तो इनका काम जो है पूरा हो चुका है, इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आरबीआई की तरफ से इनको क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है
तो प्रधानमंत्री मोदी जो है 15 अगस्त को इसकी घोषणा जो है वो कर सकते हैं। 15 निजी और जो सरकारी बैंक है, इनके अंदर ये डिजिटल ब्रांचेस जो है वो खोली जा सकती है। इन ब्रांचेस के जरिए लोगों को सिखाया जा सकता है कि आप किस तरह से डिजिटली लेन देन जो है वो कीजिए। पूरी तरह से पेपरलेस ये ब्रांचेस जो है होंगी और इसके जरिए कामकाज करने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा जो है कर सकते हैं, उसके तुरंत बाद ही ये शुरू जो है इनकी ये बैंक्स जो है वो शुरू हो सकते हैं। चलिए, तो डिजिटल बैंकिंग पर भी अहम ऐलान आ सकते हैं, लेकिन एक और सेक्टर है जिस पर भी नजर रहेगी और वो है हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ सेक्टर, जहां पर कोई एक्सक्लूसिव खबर दीपाली के हाथ आई है। दीपाली, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए क्या कोई बड़ी सौगात, हम 15 अगस्त को कोई बड़ा ऐलान सुन सकते हैं? देखिए, देश में अगर ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 2 से 2.5 साल काफी चैलेंज से भरे रहे। जो एक हेल्थ क्राइसिस है कोविड के तौर पर देश और दुनिया ने देखा। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो काफी हद तक उससे उभर पाया है, लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है पूरे देश में। और इसी बीच ये काफी इंपॉर्टेंट संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है, जो वो लाल किले के प्राचीर से देंगे। और सोर्सेज से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जो फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या फिर जो लंबी बीमारी है उनके इलाज के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उनके दाम यहां पर घटाए जा सकते हैं या फिर रैशनलाइज करने का ऐलान प्रधानमंत्री अपने भाषण में कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म पर हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट का काफी फोकस है और पिछले 1 साल में कई सारी बातचीत भी इसके इर्द गिर्द हुई है। लेकिन अब सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस संबोधन में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बकायदा एक योजना का ऐलान किया जा सकता है। हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया की थीम का इस्तेमाल करके एक नई पॉलिसी बनाने का भी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं, चाहे डिजिटल बैंकिंग की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या फिर हो बात फर्टिलाइजर सेक्टर की। ये 3 अहम बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे तीनों रिपोर्टर्स ने आपको दी। बहुत शुक्रिया आपका दीपाली, असीम और आलोक। और अब उम्मीद करेंगे कि लाल किले की प्राचीर से जब 15 अगस्त को वो भाषण आए प्रधानमंत्री का, तो उसमें इन चीजों को कितनी जगह मिलती है और किस तरह के ऐलान आते हैं, इस पर नजर जरूर रहेगी। चलिए, यहां से आगे बढ़ें। जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहकों के लिए जल्दी खुशखबरी आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी रसीद के नंबर पर ग्राहक को लकी ड्रॉ के तहत इनाम देने की योजना की तैयारी हो रही है। इस स्कीम के जरिए सरकार ग्राहकों को बिल के साथ खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि जीएसटी चोरी को रोका जा सके। दिवाली के आसपास फेस्टिव सीजन के दौरान इसे लॉन्च करने की योजना है। आलोक एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ, इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। आलोक, तो क्या है ये लकी ड्रॉ स्कीम? सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, जीएसटी के पक्के बिल लेकर खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही सरकार एक ऐसी लकी ड्रॉ स्कीम लाने जा रही है जिसके तहत अगर आपका जीएसटी बिल सिलेक्ट हो जाता है तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। दरअसल सरकार जीएसटी चोरी रोकने के मकसद से B2C सेगमेंट में लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी जो है वो जीएसटी बिल लेकर ही खरीदें, क्योंकि सरकार को आशंका है कि बड़े पैमाने पर बिना जीएसटी बिल दिए हुए खरीद बिक्री चल रही है और इसी को रोकने के मकसद से सरकार ग्राहकों को खासतौर से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही है कि वो लोग पक्के बिल लेकर ही जीएसटी खरीदें। इस स्कीम के तहत, जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार, एक ऐप की टेस्टिंग चल रही है। इस ऐप पर अगर आप अपने जीएसटी बिल को अपलोड करेंगे, वहां पर एक आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा और इसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में आपको लकी ड्रॉ के तहत इनाम मिल सकेगा। दरअसल इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे स्कीम को जीएसटी काउंसिल की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और बहुत हद तक संभव है कि इसी फेस्टिव सीजन के दौरान दीपावली के आसपास सरकार इस स्कीम को लॉन्च कर सकती है। चलिए, बढ़िया है। तो देखना होगा कैसे काम करती है ये स्कीम और लकी ड्रॉ किन लोगों को मिलता है। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। डिजाइनर लिंक इंसेंटिव स्कीम को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मौजूदा कंपनियां भी डिजाइनर लिंक इंसेंटिव स्कीम में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं। कंपनियों को 1% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पहले तो आपको बधाई, आपकी खबर पर मोहर लगी है। डिजाइनर लिंक इंसेंटिव स्कीम को लेकर क्या स्पष्टीकरण आया, अगर आप हमें और थोड़ा डिटेल में बताएं।
देखिए, टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार जो है डिजाइनर लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई है। 4,195 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। इसके तहत सरकार ने आवेदन मंगाने की शुरुआत जो ऑलरेडी कर दी है। इसमें सरकार 5 से 8% इंसेंटिव जो है वो देती है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज थी कि जो पुरानी कंपनियां हैं वो इस नई स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, तो उसको लेकर के सरकार ने क्लैरिफिकेशन जो है जारी कर दिया कि जो पुरानी कंपनियां हैं उनको भी इस नई स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। पुरानी स्कीम और नई स्कीम में क्या फर्क है? पुरानी में जो है 4 से 7% के इंसेंटिव मिलते हैं, नई स्कीम में 5 से 8% के इंसेंटिव मिलते हैं। तो सरकार जो है पुरानी कंपनियों को मौका दे रही है कि आप नई स्कीम के अंदर शिफ्ट कर जाइए। तो इसका ये मतलब है कि जिन कंपनियों को पहले 4 से 7% इंसेंटिव मिलते थे, अब उनको 5 से 8% इंसेंटिव जो है वो मिलेंगे। तो इसमें कई सारी कंपनियां, ITI है, तेजास है, डिक्सन है, HFCL है, ये सारी कंपनियां पहले ही ऑलरेडी अप्लाई जो है PLI स्कीम के फर्स्ट फेज में कर चुकी है और सेकंड फेज में भी इनको सरकार मौका दे रही है कि आप इसके अंदर इंसेंटिव जो है वो लीजिए और डिजाइनर लिंक प्रोडक्शन जो है उसके करने की शुरुआत कीजिए। तो इसको लेकर के सरकार ने क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी इशू जो है वो कर दिया और स्कीम में आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है वो 25 अगस्त है। अब तक 30 कंपनियों ने स्कीम के अंदर आवेदन जो है वो किया है। सैमसंग के अलावा करीबन 29 कंपनियां हैं जो कि डिजाइनर लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट जो कर रही है। तो पुरानी कंपनियां जो कि करीबन 15 एक कंपनियां जिसमें कि 5 से 6 लिस्टेड कंपनियां, उनको भी नया मौका जब मिलेगा कि आप जो है नए स्कीम के अंदर माइग्रेट जो कर लीजिए। जी शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इन 75 सालों में देश ने तरक्की और कामयाबी का एक लंबा सफर तय किया है। देश की इस विकास यात्रा के कई पड़ाव रहे हैं और कई चीजें इसमें शामिल रही हैं। कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जो एक वक्त में देश की तरक्की का सिंबल बन गई थी, बस लेकिन ये चीजें अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रही है। तो हमारी नॉस्टैल्जिया सीरीज में हम कुछ ऐसी ही चीजों और उनकी यादों को ताजा कर रहे हैं। आज याद करेंगे उस कार को जिसने भारत के कार बाजार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नाम है मारुति 800। मारुति 800 भारत के लिए महज एक कार नहीं थी, ये भारत और उसकी मिडिल क्लास के लिए 4 पहियों पर चलने वाला वो सपना था जिसने भारतीय कार बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसे वक्त में जब भारत में कार का मतलब था फिएट और एम्बेसडर, मारुति 800 मानो ताजा हवा के झोंके सी आई। अब बात करीब 40 साल पहले की है जब भारत सरकार की कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड ने जापान की सुजुकी से हाथ मिलाया और देश को मिली मारुति 800। मारुति 800 आने से पहले ही छा गई थी। अप्रैल 1983 में इसकी बुकिंग शुरू हुई और जून आते आते 1,35,000 कारें बुक हो चुकी थी। मारुति 800 की कीमत रखी गई थी 52,500 रुपए। साल खत्म होने से पहले ही 800 की डिलीवरी भी शुरू कर दी गई। मारुति 800 के पहले 10 ग्राहकों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद अपने हाथों से कार की चाबी सौंपी। पहली चाबी लेने वाले एयर इंडिया के कर्मचारी हरपाल सिंह और उनकी ये तस्वीर हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। मारुति की ये छुटकी भारत को भा गई थी। फिर क्या था, हर गुजरते साल में मारुति 800 ने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए। इस कार की चाहत का आलम ये था कि 90 के दशक में देश की हर 10 में से 8 कारें मारुति 800 थी। लेकिन नई शताब्दी में मारुति 800 को चुनौती मिलना शुरू हो गई। बाजार में ढेर सारी नई कारें उतर चुकी थी, लेकिन 800 को टक्कर देने वाली मारुति की ही फैक्ट्री से निकली। नाम था ऑल्टो। ऑल्टो भी आते ही हिट हो गई थी और उसके आगे 800 की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। देखते ही देखते ऑल्टो रेस में आगे निकल गई और फिर आई 2014 की 18 जनवरी, जब आखिरी 800 फैक्ट्री से निकली। मारुति 800 का प्रोडक्शन जरूर बंद हो गया, लेकिन अपने 31 साल के सफर में मारुति 800 करीब 27 लाख परिवारों की कार बनी। इसके चाहने वालों के लिए ये उनकी ड्रीम कार थी। यही कारण था कि देश की पहली 800 खरीदने वाले हरपाल सिंह जब तक दुनिया में रहे, मारुति 800 ही उनकी कार रही।
तो ये थी मारुति 800 की कहानी, एक ऐसी कार जिसने भारत की तरक्की और उसकी रफ्तार में दिया था एक बड़ा योगदान। अब ये कार सड़कों पर नहीं दिखती, लेकिन इसकी जो मौजूदगी है वो हमेशा हमें महसूस होती रहती है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स आज 130 पॉइंट चढ़कर 59,463 पर और निफ्टी 39 पॉइंट चढ़कर 17,698 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। सबसे ज्यादा तेजी आज मेटल, पीएसयू और एनर्जी शेयरों में दिखी। वहीं बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में भी अच्छा जोश था। आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बनाने वाले शेयर थे आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर से। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में पिछले 75 सालों में कैसी रही है समृद्धि की हमारी यात्रा? किस एसेट क्लास ने दिया है सबसे ज्यादा रिटर्न, क्या है माला माल, और इन्वेस्टिंग के लिए क्या है आज के गुरु मंत्र? ये सब कुछ बातचीत आज की खास पेशकश अमृत अड्डा में शाम 7:57 पर। जरूर जुड़िए हमारे साथ। अमृत अड्डा, समृद्धि यात्रा। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में बाढ़ का संकट आ सकता है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर वार्निंग जोन के पास तक पहुंच चुका है। प्रशासन की तरफ से एहतियातन नाव और मोटरबोट तैनात किया गया है। वहीं हथनी कुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ा गया है। कल जहां 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, आज 80,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न देश भर में जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज श्रीनगर की डल झील में भी तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद तिरंगा लहराया। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवानों ने श्रीनगर के लाल चौक से तिरंगा यात्रा निकाली है। इस दौरान जवान बाइक्स पर बैठकर हाथों में तिरंगा लिए हुए दिखाई दिए। कुल 90 बाइक्स राइडर्स इस यात्रा में शामिल रहे। 75 साल की आजादी में भारत ने कई एक काम किए हैं जिनका दुनिया लोहा मानती है। इनमें से एक है श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन और डेयरी सेक्टर में हमने अभाव से आत्मनिर्भरता और दुनिया में नंबर 1 का सफर पूरा किया है। आइए इस शानदार सफर पर एक गर्व भरी नजर डालते हैं। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दुनिया के कुल मिल्क प्रोडक्शन का 22% भारत में पैदा होता है। लेकिन आजादी के तुरंत बाद ऐसी स्थिति नहीं थी। गांव विकास से कोसों दूर थे। देश की जनता के लिए ना तो पर्याप्त अनाज पैदा होता था और न दूध। खजाने पर इनके आयात का भारी आर्थिक बोझ था। 1960 के दशक में भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर की नीतियों में बड़े बदलाव किए और 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई, जिसने 1974 में मदर डेयरी को कमीशन किया। मदर डेयरी की जर्नी भी पिछले 47 साल से बहुत ही सेटिस्फाइंग और इम्पोर्टेंट रही है और हमने पूरे एफर्ट किया है कि इंडिया को एक पावर हाउस ऑफ मिल्क बनाया जाए और एक लिंकेज बने हम हमारे फार्मर्स और कंज्यूमर के बीच में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ही 1969-70 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। इसमें कोऑपरेटिव्स के माध्यम से दूध उत्पादन और डेयरी सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का लक्ष्य रखा गया। इधर गुजरात के आनंद में 1946 से ही डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव मॉडल का प्रयोग चल रहा था। ऑपरेशन फ्लड में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल को एक मॉडल के रूप में पूरे देश में अपनाया गया। देखते देखते ऑपरेशन फ्लड उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोग्राम बन गया। ये असल में एक क्रांति का रूप ले चुका था, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति कहा गया। भारत की श्वेत क्रांति में पद्म विभूषण डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने डेयरी सेक्टर को संगठित किया और मॉडर्न तौर तरीकों से जोड़ा। 1970 तक देश में दूध का प्रोडक्शन 22,000 टन था, जो 1989 तक बढ़कर 1,40,000 टन तक पहुंच गया और 1997 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। श्वेत क्रांति के सूत्रधार रहे अमूल ने वोल्सन और दूसरी विदेशी डेयरी कंपनियों को न सिर्फ कड़ी टक्कर दी, बल्कि भारत की सबसे पसंदीदा डेयरी ब्रांड बनकर भी उभरा। भारत में पिछले 75 साल में जो दूध की क्रांति आई, उसमें अमूल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अमूल इस वक्त भारत की नंबर 1 फूड और एफएमसीजी एंटरप्राइज है। पिछले साल का टर्नओवर 61,000 करोड़ था
पर अमूल जो एक सहकारी संस्था है, इसकी ओनरशिप भारत के 36 लाख किसान परिवारों की है। श्वेत क्रांति आज पूरी दुनिया के सामने बदलाव की एक ऐसी नजीर है जिसमें आम ग्रामीणों की मेहनत, उत्पादन के आधुनिक तौर तरीकों और बिजनेस एंड मार्केटिंग की बेजोड़ रणनीति सीखी जा सकती है। आज भारत दूध के मामले में आत्मनिर्भर है और ग्लोबल मार्केट से बड़ी कमाई करने की तैयारी कर रहा है। आज भी डेयरी सेक्टर में रोजगार और विकास की अनंत संभावनाएं हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। तो भारत की ये 75 साल का सफर ऐसी अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है जो हमें गर्व करने का मौका देती हैं। अब अगर ये श्वेत क्रांति भी देखें तो उनमें से एक कहानी थी। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं आपसे फिलहाल के लिए इजाजत।